आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की गई है? हाल ही में किस देश के द्वारा गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है, इसकी जो बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक हुई थी, पहली मीटिंग, इसकी मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये भारत के द्वारा की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तत्वाधान में इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया, यानी मेजबानी की। और कहां हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, भारत में कहां पे हुई थी? तो जगह का नाम आपको याद रखना है, ये बेंगलुरु में हुई थी। कहां पे? बेंगलुरु में। बिम्स्टेक के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है? वो है आपका ढाका, बांग्लादेश में। तो मुख्यालय याद रखिएगा, बिम्स्टेक याद रखिएगा, देश याद रखिएगा। पहली मीटिंग किसकी? गवर्निंग बोर्ड ऑफ बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, ऊर्जा का जो केंद्र है उसकी शासी बोर्ड की पहली बैठक भारत में बेंगलुरु में संपन्न हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। इसमें बहुत सारे जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एक ज्यूरी के द्वारा, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जो स्पीच दी जाती है उनको जज किया जाता है, और जो इसमें फाइनलाइज्ड होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर के समक्ष अपना मंतव्य और वक्तव्य रखते हैं। तो इस बार की जो इसकी विषय वस्तु थी वो क्या रखी गई थी? आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यानी भारत विश्व के लिए आगे किन विचारों के साथ आगे बढ़ सकता है उसके बारे में ये थीम रखी गई थी। तो सही उत्तर होगा आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। किसकी थीम है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022। तो कई बार सूचकांकों से प्रश्न आता है, तो इसका जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच इसका जारी करता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन लैंगिक अंतराल के बारे में रिपोर्ट को जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच। तो इसने हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 146 देशों का मापन किया और भारत को जो रैंक दी है वो 135 दी है। यही यहाँ पे पूछा गया था कि सर्वेक्षित 146 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। और अलग अलग जो उप संकेतक होते हैं उनमें अलग अलग सब इंडेक्सेस में अलग अलग रैंक है। जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में 143 है, एजुकेशनल अटेनमेंट में 107 है, इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में 146 अंतिम पायदान पर, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसमें 48। ये आउट ऑफ 146 में सबसे जो रैंकिंग है भारत की अलग अलग दी हुई है। और इसमें हेल्थ और सर्वाइवल पे क्योंकि कोविड का काफी प्रभाव रहा था जिस समय ये रिपोर्ट की गई है, इसलिए रैंक इतनी इसमें खराब दिख रही है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चूंकि एक सशक्त रूप से सरकार का संचालन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। और जेंडर गैप इंडेक्स के क्षेत्र में जो है वो 135 रैंक है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न आपका, पराली जलाने की क्रिया से निम्न प्रदूषकों में किसका किसका उत्सर्जन होता है? तो प्रदूषकों से संबंधित प्रश्न आते रहे। प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं, और जो मिला करके रासायनिक प्रदूषक बनते हैं उनके रासायनिक सूत्रों पे भी प्रश्न आया है। और ये समसामयिक विषय भी रहा है पराली जलाना। तो इससे जो भी प्रदूषक हैं उनके बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम, और ब्लैक कार्बन, ये सभी पराली जलाने से उत्पन्न होते हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, CO2, CO सल्फर के ऑक्साइड कोई भी हो सकते हैं, SO2, SO3, और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10 और ब्लैक कार्बन, ये सारे जो हैं पराली जलाने की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो अल्पकालिक प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड नहीं कहा जाता है, अल्पकालिक प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। दूसरा, दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है, ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है, और अल्पकालिक को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो दोनों को जारी कर सकती है, यानी ट्रेजरी बिल को भी जारी कर सकती है और गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उनको भी जारी ये कर सकती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो केवल बॉन्ड्स को जारी कर सकती है, जिसको राज्य विकास ऋण के नाम से जाना जाता है, यानी SDL के नाम से, राज्य विकास ऋण के नाम से जाना जाता है। राज्य केवल बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड यानी दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी कर सकती है। और अल्पकालिक प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ना ही एक ना तो दो। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में सही कथन बताना है। तो पहला कथन है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है गिफ्ट सिटी,
यहां पर पहला देश का IFSC इसको बनाया गया। तो प्रधानमंत्री की मोदी जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन यहां पे रखा गया था IFSC हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का, कहां पे, गिफ्ट सिटी में। तो ये आपका कथन सही है। और ये करता क्या है, IFSC सीमा पारीय वित्त, वित्तीय उत्पाद, सेवाओं के प्रवाह संबंधी मामलों को देखता है। तो ये इसका कार्य है, ये इसकी लोकेशन है और इसका नाम है। तीनों ही चीजें यहाँ पे सही दी हुई हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, हाल ही में सिंधु जल संधि चर्चा में थी, इसके बारे में एक बेसिक स्टैटिक प्रश्न पूछा गया है करंट से जोड़ करके कि भारत और पाकिस्तान में जो विभाजित नदियां हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलज और व्यास पर पूर्ण अधिकार दिया गया है। तो जो 3 पूर्वी नदियां हैं रावी, सतलज और व्यास, इन पर पूरा अधिकार है। और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु पर, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो ग्रीन कलर से हैं ये आपके पाकिस्तान की नदियां हैं जिनको अधिकार है सिंधु नदी जल संधि के अंतर्गत, और ये जो ऑरेंज कलर में है ये आपकी भारत की वो नदियां जिन पर भारत का अधिकार है। तो ये दोनों ही कथन इसमें सही दिए हुए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। सिंधु जल संधि हाल ही में चर्चा में थी, तो पूरे रिवर बेसिन को आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण क्रम भी लगाने को दिया जा सकता है, या सिंधु नदी में मिलने के क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है, या उप सहायक नदियां भी पूछी जा सकती हैं। तो ये आप रिवर बेसिन, इंडस रिवर बेसिन अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। तो क्या होता है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण? ये समुद्री तटों को दिया जाता है, वहां की जो पर्यावरणीय व्यवस्था है उसको देखते हुए, वहां जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, स्वच्छता की क्या व्यवस्था है वहां पे, इसके अलावा वहां पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी है जैसे या टॉयलेट्स, उनकी क्या व्यवस्था है, इन सबको देखते हुए ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण दिया जाता है। तो हाल ही में इसके बारे में सही कथन चुनने को कहा गया है। तो यह कौन देता है प्रमाणन? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE के द्वारा दिया जाता है। ये एकदम ठीक है। और FEE का मुख्यालय कहां पे है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। ये भी सही है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। भारत में अभी तक 12 बीच को सिलेक्ट किया गया है। 12 बीच ऐसे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, जिसमें आपके शिवराजपुर गुजरात, भोगावे महाराष्ट्र, घोगला दीव, मिरामार गोवा, कासरकोड और पाडुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरला, एडन पुडुचेरी, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा और राधानगर अंडमान और निकोबार में। तो यहाँ पे किया गया FEE देता है। और जापान और साउथ कोरिया आर द ओनली कंट्रीज इन द एशिया टू हैव ब्लू फ्लैग बीचेस। जापान और साउथ कोरिया के पास हैं, अभी भारत के लिए ये चयनित किए गए हैं। और सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग प्रमाणीकृत द्वीप किस देश में है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर होगा स्पेन, जहां पे सबसे ज्यादा 566 बीच ऐसे हैं जो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण प्राप्त कर चुके हैं। दूसरे स्थान पे ग्रीस है 515 अंकों के साथ, और तीसरे स्थान पर फ्रांस है जहां 395 बीच ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण दिया गया है। भारत में जो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने 12 बीच का सिलेक्शन किया है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण प्राप्त होना है। तो ये 12 भारत में है, सबसे ज्यादा स्पेन में है। कौन देता है? FEE देता है। FEE का मुख्यालय कहां है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई WWF के द्वारा, यानी सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। हाल ही में क्वांटम प्रौद्योगिकी के लिए फिजिक्स का नोबेल इस बार पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टैटिक प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। क्वांटम अवस्थाओं की विशेषता निर्धारित करना क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी कहलाता है। ये एकदम सही है। ये शब्दावली से आपको परिचित होना चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है क्वांटम स्टेट इंटरफेरोग्राफी का मतलब क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्वांटम अवस्थाओं की विशेषता निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं। दूसरा, क्वांटम अवस्था में क्यूबिट या क्वांटम अंश या लॉजिकल यूनिट जो होते हैं एक ही समय में ऑन और ऑफ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास तकनीकी है उसमें हम या तो 1 या 0, यानी या तो ऑन या हम ऑफ का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे दोनों एक साथ प्रयुक्त किए जा सकते हैं एक ही अवस्था में। इसलिए क्वांटम प्रौद्योगिकी में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, स्पीड बहुत इसकी ज्यादा है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। अगला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। तो पहला कथन है इनका आयोजन गुजरात में किया गया था। ये एकदम ठीक है, गुजरात में 2022 में सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया। और इन खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर सावज है। सावज एक शेर है, इसी का प्रतीक यहाँ पे इसके लोगो में भी दिखाया गया है। तो शेर जो है शुभंकर है जिसका नाम सावज है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न आपका, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में सत्य कथनों का आपको चुनाव करना है। तो प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, यह गलत है। हालांकि 2022 में 3 अक्टूबर को यह मनाया गया है, लेकिन इसको जो मनाए जाने की बात है वो है अक्टूबर माह का जो पहला मंडे होता है उसको ये मनाया जाता है। तो इस बार अक्टूबर माह का पहला मंडे 3 तारीख को पड़ा था, इसलिए 3 अक्टूबर है, लेकिन हर बार ही 3 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, वर्ल्ड हैबिटेट डे या विश्व पर्यावरण दिवस की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड थी। तो ये एकदम सही है, माइंड द गैप जो है इसकी थीम थी शॉर्ट में, और इसका पूरा जो थीम थी वो थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। तो दूसरा कथन केवल सही है, पहला गलत है, सत्य कथन चुनना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार 3 अक्टूबर को, अगर पूछा जाए कि वर्ष 2022 में किस दिन मनाया गया तो 3 अक्टूबर को। वैसे जनरली मनाया कब जाता है तो अक्टूबर माह के पहले सोमवार को। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, यानी जो दुनिया भर के विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग जारी की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इसमें सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यानी जो नंबर 1 पे यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, वो है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं बल्कि IISc बेंगलुरु इसने टॉप किया है। भारत का ये जो है ये सबसे पहले स्थान पर, अगर भारतीय संस्थानों की बात करते हैं, और लगभग इसमें कुल 75 भारतीय संस्थान हैं जिन्होंने इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। तो पहले स्थान पर जो है उसका नाम याद रखिएगा, भारत के संदर्भ में IISc बेंगलुरु, और वैसे विश्व के संदर्भ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2023 संस्करण के लिए किस देश को AFC एशिया कप का आयोजन का मेजबान देश घोषित किया गया है। तो AFC एशिया कप किस खेल से संबंधित है, यह संबंधित है फुटबॉल से। हाल ही में भारत ने भी इसके लिए क्वालिफाई किया था, तो भारत ने मेजबानी मांगी थी 2027 के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस बार के लिए 2023 के लिए पहले चीन था, लेकिन अब कतर को इसके लिए मेजबानी दी गई है। तो कतर में आयोजित किया जाएगा AFC एशिया कप का 2023 का संस्करण। कतर टू होस्ट 18th AFC एशियन कप 2023 इन प्लेस ऑफ चाइना। अगला प्रश्न आपका एडीज एजिप्टी मच्छर के बारे में है कि ये कौन कौन सी बीमारियां प्रसारित कर सकता है। तो कई बार वाहक के बारे में प्रश्न आता है कि कौन सी बीमारी है, मिलाने के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक हम लोग तथ्यात्मक प्रश्न करते हैं, एडीज एजिप्टी की सारी बीमारियां एक जगह कर लेते हैं। तो एडीज एजिप्टी जो है जीका वायरस, चिकनगुनिया, डेंगू और पीत ज्वर, येलो फीवर, पीत ज्वर, ये चारों बीमारियां जो है एडीज एजिप्टी मच्छर से होती हैं। तो यहां पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। आप सभी का आज की कक्षा में जुड़ने के लिए पुनः हार्दिक धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।